अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सियासी जमातें 2018 के इंतखाबात के बाद ना सिर्फ एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रही हैं बल्कि हुकूमत साजी में भी मसरूफ़ हैं। ख़ास तौर पे अपोजिशन में बैठने वाली, बज़ाहिर ये लग रहा है कि अपोजिशन में बैठने वाली जमातें, लेकिन चूँकि अभी तक हुकूमत साजी का प्रोसेस चल रहा है, वो जमातें जो हमने देखा कि APC में शामिल हुई, फिर कल के उनके एक बयानिए के बाद ये बात सामने आई कि वो बहुत मुत्तहिद नज़र आती हैं। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की बदमज़गी देखी गई तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या इस दफ़ा फिर उनका होमवर्क पूरा नहीं था? क्या ये उसी तरह की मीटिंग थी जो मौलाना फजल रहमान ने कॉल की थी और जैसे उनकी और शहबाज शरीफ साहब की तैयारी थी? तो ऐसी सियासी जमातें जो माजी में एक दूसरे के साथ नहीं रहीं और अब इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर वो एक महाज़ बनाती हैं तो क्या वो एक मुस्तकिल मुकमुका है या ये मैच्योर पॉलिटिक्स है या को वाकई इसकी ज़रूरत है? क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी इस कदम में नज़र नहीं आती, बड़ा मुतनाज़ रवैया देखने में आता है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनके बयानात में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में। ये भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब अगर वजारत उज़्मा के लिए आते हैं तो क्या जरदारी साहब उनको वोट देंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने तज्ज़िया निगारों से कोशिश करेंगे कि इस बात का बड़ा वैलिड जवाब निकल सके। दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कितना चल सकेगी। एक ऐसी सियासी जमात जो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेड कोalition में तकरीबन 10 दफ़ा नाराज़ हुई, 10 दफ़ा वापस आई। बड़ा मुश्किल है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। आप पास देखें, बड़ी डिमांडिंग जमात है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM उतना हमवार रास्ता इख्तियार कर सकेंगे जैसा कि देखा नहीं गया माजी में? आज के प्रोग्राम में इस हवाले से ये बात होगी कि परवेज़ मुशर्रफ गद्दारी के केस के हवाले से 20 अगस्त को हेयरिंग है और इस केस में सबसे बड़ी पेशरफ्त और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस को संजीदगी से लेगी? क्या प्रोसिक्यूशन तगड़े तरीके से काम करेगी? और क्योंकि गवर्नमेंट की सवाबदीद है, वो चाहे तो इस केस को साइड पे भी कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम में चलास में होने वाले वाक़यात के हवाले से भी बात होगी कि लड़कियों के स्कूल पे क्यों हमले किए गए और क्या खुदा दोबारा शिद्दत पसंदी में तेज़ी तो नहीं आ रही और क्या ये आने वाली गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज तो साबित नहीं होगा? इस हवाले से बात करेंगे तफसील से। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जान चगज़ई साहब और इनके ये किसी तारुफ के तो मोहताज नहीं है, लेकिन आज के मेरे प्रोग्राम में इनकी प्रेजेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, दिल से भी और दिमाग से भी, मौलाना फजल रहमान को, क्योंकि उनके स्पोक्स पर्सन रहे हैं। फ़िलहाल एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की हैसियत से मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनका तज्ज़िया बहुत मज़े का होगा आज के प्रोग्राम में, आई एम श्योर। आरिफ हमीद भट्टी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अहमद मंसूर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, लॉ एक्सपर्ट हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। और जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे डिफेंस इशूज़ के हवाले से। जाना चगज़ई साहब, आपसे सवाल करने से पहले आपको दिखाते हैं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एटीट्यूड क्या था अपोजिशन जमातों का। जी दिखाएं। इनफैक्ट थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया। जाना चगज़ई साहब, एक फुटेज भी आपसे थोड़ी देर में मैं शेयर करूंगी, लेकिन उस फुटेज का लुबे-लुबाब ये है कि जब गफूर हैदरी साहब बात करना चाह रहे थे तो आपने देखा कि कैसे ख़वातीन ने उनको एक तरह से घेरा और उन्हें कन्विंस किया कि आप बात ना करें। फिर थोड़ी वक्त में डिप्लोमेसी हुई। इनफैक्ट अभी दिखाते हैं आपको, चलें जी दिखाएँ। जी आप ये देखिए कि गफूर हैदरी साहब चाह रहे हैं कि वो थोड़ा प्रेस टॉक करें, लेकिन उनके साथी चाह रहे हैं कि वो ना करें। बाद में थोड़े वक्त के नेगोशिएशंस के बाद श्री रहमान साहब उन्हें कहती हैं कि आप आएँ और बात कर लें, बट शी इज़ नॉट लुकिंग वेरी कंफर्टेबल विद द डिसीजन। एग्जैक्टली। तो जानना चाहिए साहब, आपने देखा कि अब MMA को माइक पे तो बोलने का मौका नहीं दे रहे, डेप्यूटी स्पीकर कैसे बना देंगे? पहली बात ये कि पीपल्स पार्टी का एजेंडा कुछ और है। वो अपोजिशन दिल से नहीं करना चाहती। उन्हें जो उनके मिलने की तौक़ थी वो मिल गया। उन्हें सिंध की हुकूमत मिली है, इन्हें कंफर्टेबल गवर्नर चाहिए। इन्हें मरकज़ में जो भी गवर्नमेंट है जो इस वक्त इमरान खान साहब लीड करेंगे नेक्स्ट टाइम, उनसे वर्किंग रिलेशन चाहिए। तो वो नहीं चाहेंगे कि दूसरी पार्टियों की तरह बिलखसूस MMA या PMLN की तरह बिहेव करें। तो वो चाहेंगे कि किसी लेवल पर इमरान खान उन्हें इंगेज करें ताकि वो अनकंडीशनली
या कंडीशनली सपोर्ट कर सकें। तो इनका जो है वो मैं नहीं समझता कि कोई रियल अपोजिशन है। ये मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है इस वक्त इनके साथ, बाकी लोगों के साथ। MMA वाकई मौलाना साहब इस वक्त सख्त नाराज़ हैं। उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें असेंबली से बाइकाट करना चाहिए था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो न सिर्फ उन्होंने इंडिया भी दिया था कि शायद वो MMA अगर गवर्नमेंट में आएगी तो वो पावर में हिस्सेदार बनेगी। वो शायद इमरान खान साहब के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग के तौर पे उन्होंने भी इस इम्कान को रद्द नहीं किया था। तो अब उनको अपनी सीट नहीं मिली, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां उनकी तवक्को थी कि शायद वो आइंदा 5 साल में किसी भी लेवल पे मरकज़ में या सूबे में शायद हिस्सेदार बने हुकूमत साजी का, अब उन्हें अपनी सीट भी नहीं मिली। तो इसलिए वो सख्त नाराज़ हैं और वो वाकई जेन्युइनली चाहते थे कि बाकी पार्टियां हल्फ ना लें, लेकिन वो जीतते तो आते ना, वो एक अलग बहस है कि वो हुकूमत का हिस्सा खुद इनफरादी तौर पे कैसे बन सकते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपके लिए भी ये सवाल है। सर थोड़ी देर पहले हमने फुटेज दिखाई है कि गफूर हैदरी साहब प्रेस टॉक करना चाह रहे थे, फिर वो उनके साथी चाह रहे थे ना करें, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप कर ले। तो इट शोज दैट कुछ कंसेंसस नहीं था कुछ चीज़ों के हवाले से, और हैदरी साहब को लगा कि कुछ रह गया है कहने को, और MMA को जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे शायद वो एड्रेस नहीं हुए, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसे बिहेव किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 तो वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं थी, पार्टी पुरानी कॉन्फ्रेंस थी। देखिए उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को हुकूमत से दूर रहने की आदत नहीं है, उन्हें नींद भी नहीं आती, नींद आवर गोलियां खानी पड़ेंगी। उनका पहला मौक़िफ़ ये था कि हमें ओथ नहीं लेना चाहिए और रिज़ाइन देना चाहिए और आके मूवमेंट चलानी चाहिए। अब जैसे अजकरी साहब ने फरमाया, पीपल्स पार्टी इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है। देखे तीसरी टर्म उनको सिंध में मिल रही है, और सिंध का बजट पाकिस्तान का बहुत बड़ा बजट है। वो 11वें साल में दाखिल होंगे कि 15 साल की हैट्रिक वो कर रहे हैं। इनके कहने पर रिज़ाइन दे दे, बेवकूफ़ है। नून लीग को भी अच्छी खासी सीटें मिल गई हैं, उनकी तकरीबन 64 MNA से मान है। वो ऑलरेडी उनकी क़यादत इस वक्त रेस्ट है, अडयाला जेल में बंद है। शहबाज शरीफ के खिलाफ 10 रेफरेंस चल रहे हैं। आसफ अली जरदारी के साथ खिलाफ भी 10 रेफरेंस चल रहे हैं। FIA ने केस खोला, 135 अरब कई करप्शन के सिलसिले चल रहे हैं। तो ये जो हारे हुए लश्कर के सिपा सलार थे MMA या महमूद खां चकदी, इनकी बातों को बिल्कुल वेट ही नहीं दिया गया पार्टी में, APC में। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि हम बस गोंगलों पर मट्टी गिराएं और डाल मटोल करके एक हल्का सा एहतजाज करें, टोकन एहतजाज करें, और नवाज शरीफ मौजूदा इमरान खान जो तुमको की जा रही है कि उनकी हुकूमत आएगी, दबाव में रखे कि वो एहतसाब का सिलसिला जारी ना रख सके। तो मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, उनके तो दम निकल गए हैं। मुझे तो इस APC का फ्यूचर कोई नज़र नहीं आता। असल इम्तिहान इमरान खान का है कि जिसने बुलंदो बाले दावे किए थे, बहुत बड़े चैलेंज है। इकॉनमी आपकी ज़मीन बहुत हो चुकी है, एक्सपोर्ट आपकी है नहीं, आइंदा 3 महीने बाद आपको सैलरी देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो असल देखना यह है कि इमरान हुकूमत कैसी बनाता है और टीम को लेके कैसे चलता है। ये बताइएगा कि मेरा ख्याल है ज़मीन बहुत हो जाएगी। जी ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ हमें नजर क्यों नहीं आया, जरदारी बिलावल बात करते हुए नजर क्यों नहीं आया, असफंदियार वली बात करते हुए नजर नहीं आया। सेकेंड ईयर की कैंडिडेट्स या अपने साथियों के साथ आपने ये एक प्रेस टॉक कर दी, तो उससे आप यही दे रहे हैं इशारा कि आप सीरियस भी नहीं हैं ऑपोजिशन में, और आपने आपके लीडरान ने आके बात क्यों नहीं की, निचले अपने से निचले ग्रुप को आपने सामने कर दिया। देखिए आप जो APC जिस मकसद के लिए बुलाई गई थी, जिस एजेंडा इनका था, इस पे तो तमाम पार्टियां एक पेज पे खुद नहीं है, तो ये मूवमेंट कैसे चलाएंगी। मैंने गुजारिश किया, बिलावल साहब ने बड़ी समझदारी की है कि उन्हें पता था ये बेमकसद सी APC है, इसमें जाने का कोई फायदा नहीं, कोई डिसीजन हो नहीं सकेगा। उन्होंने अपनी सेकंड लीडरशिप दे दी कि फॉर्मेलिटी पूरी हो के ये अपोजिशन जमातें इकट्ठियाँ या इकट्ठा चल रही हैं, प्रेशर डालने के लिए ये की गई। शहबाज शरीफ मुलाया बताए ना मौलाना फजलुर रहमान पर किस बेस पर उनके साथ चले, क्या वो रिजाइन दे दें? अगर ओथ नहीं लेते तो आगे एक एक्सपीरियंस रहा है, मादी में जिन जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया वो आउट हो गए, मूवमेंट चलाने की पोजीशन में ये है नहीं है। शहबाज शरीफ पर 56 कंपनी 20 अगस्त को उनको बुलाया गया है। अगर वो तो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून के उनकी जो लीडरशिप रह गई है वो एहतसाब के अमल से बच सके,
इसके अलावा इस एपीसी में जाने का इनका कोई मकसद नहीं था। महमूद खान चकदी वैसे ही ग्राउंड से आउट है। ये इनका तो वो कल एपीसी का हिसाब था कि यार मैंने एमए करना है, लेकिन काश मैं एमए कर लूं, मगर मैंने मैट्रिक नहीं किया। वो अल्लाह के नेक बंदे, तूने मैट्रिक के बाद एफए करना था, बीए करना था, फिर एमए करना था, वो तो आप तब लेते उठाते कि आप असेंबली के रुकन मुंतखब होते। आपका पॉइंट आगे, बड़ा वैलिड पॉइंट आ गया। अहमद पंसोटा साहब बताइएगा कि मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है आपके मुताबिक, और ये भी बताइएगा कि जो असल की आदत है वो सामने क्यों नहीं आई? शहबाज शरीफ होते हुए भी सामने, मीडिया के सामने नहीं आया, क्यों? देखिए, जो असल की आदत है, दे डोंट सब्सक्राइब टू द व्यूज ऑफ दिस एपीसी। और ये बिल्कुल भट्टी साहब ने दुरुस्त बात की। ये एपीसी किस किस्म की एपीसी थी? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, पार्टीज आर बीइंग लेड बाय देयर लीडर्स। लीडर तो हमें वहाँ नजर ही कोई नहीं आया, सेकंड टियर लीडरशिप है, और उसमें भी कंसेंसस नहीं था। और दूसरी बात यह है कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब इन तमाम लोगों के साथ वही काम करना चाहते हैं जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के साथ किया है। द मोमेंट ही बिकम्स इररेलेवेंट, वो बाकी तमाम लोगों को भी इररेलेवेंट बनाना चाहते हैं। और एपीसी का तो पहला काम ही होना चाहिए था, जो ये लोगों को सजेस्ट करते थे अपने दौर में, कि आप आएँ, असेंबली में बैठें, इस धांधली वाले इशू को आगे लेके जाएं, अदालतों में ले जाएं। ये सारी सजेशंस ख्वाजा साद रफीक साहब और उस टाइम के तमाम लीडरान इसको तहरीक इंसाफ को देते थे। तो आज इकट्ठे होकर पहले दिन से किस चीज़ का प्रेशर है? ये बिल्कुल एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है टू अवॉइड अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज इनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के इदारे जो इस वक्त अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, जिसमें नैब सिर्फ फहरिस्त है, तमाम लोगों के नाम आने हैं, और रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी, बेशक तहरीक इंसाफ है, कोई भी है, ये उस चीज़ के खौफ से तमाम इकट्ठे हो गए हैं। कोई इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल को अपहोल्ड करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। ये तमाम लोग वो हैं जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर ये पर्सनल इंटरेस्ट से बालातर होते तो इनकी डिमांड्स आज और होती, वो डिमांड्स ये ना होती। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है जी, पीपल्स पार्टी की बिल्कुल दुरुस्त बात है, उन्होंने जो उनको चाहते थे उससे ज़्यादा मिल गया है। So they just want to play around with the system. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अहमद पंसोटा साहब। दो चीज़ें कि एक तो ये कह रहे हैं कि इनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं, क्योंकि मुल्क के वाकई मफाद में ये नहीं है कि हम री इलेक्शंस करवाएं या हम दोबारा एक एक्सरसाइज से गुजरें। तो आपको भी लगता है कि ये पर्सनल मफादात हैं? जानना चाहिए साहब। मैं इसको आगे ले जाके ये कहूँगा कि इस वक्त दो बड़े एजेंडा और खौफ है इनको। एक ये कि फॉरवर्ड ब्लॉक PMLN में ना बने, और वो सियासी यानी MNAs MPs जिनको आइंदा नज़र आ रहा है कि वो सियासी हुकूमत साजी में उनका हिस्सा नहीं मिलेगा, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जिन्होंने वापस वोटर्स के पास जाना है, जिससे आप इलेक्टेबल्स कहते हैं, जो मुख्तलिफ पार्टियों में हैं, उन्हें उम्मीद है कि अगर वो किसी तरह इस हुकूमत में उनको हिस्सा मिले तो उनकी सियासी मुस्तकबिल बच सकती है। तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक का ख़तरा है इन पार्टियों में वो ना बने, क्योंकि इमरान खान के जैसे ही जब आएंगे, हुकूमत आएगी तो एक स्टेबिलिटी आएगी, और ये 5 साल इंतजार नहीं कर सकते। PMLN में तो ये it's very valid, validly reported कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, बिल्कुल जेन्युइनली फेयर है PMLN की लीडरशिप का, शहबाज शरीफ के माइंड का। दूसरा ये जिस तरह कहा गया कि इनके खिलाफ केसेस बहुत जल्द आ रहे हैं, जिसमें हर पार्टी के लीडर्स हैं, इंक्वायरियाँ हो रही हैं, ठीक है, 2 महीने जो स्टेजेस 8 महीने रहते हैं आप उसको रेफरेंस तक पहुँचने के लिए। तो एक प्रेशर डालने के लिए इदारों को यानी प्रेशर में लाने के लिए एक पोलिटिकल उन्होंने मूवमेंट बनानी है। ये ठोकर बाइकाट करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर करेंगे, एक तासुर देंगे कि वाकई हमारा एक ग्रीवेंस नैरेटिव है, हमारे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन अब 10,000 आप शिकायतें करें, वाकई ये अब पाकिस्तान की सियासत में इरेलीवेंट इस सेंस में हो गई कि इन्हें क्लियर मैंडेट नहीं मिला, इन्हें स्प्लिट मैंडेट मिला है। नवाज शरीफ साहब की पार्टी को सेंट्रल पंजाब में कहीं मैंडेट मिला है, बाकी पार्टियों को कहीं स्प्लिट में JUI को मिला है, कुछ लोग आउट हो गए। लीडरशिप की जो एब्सेंस थी मीडिया के सामने खास तौर पे, वो क्या सेफ प्ले करना था? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी ने इन सब के जो है जो एनर्जीज़ हैं वो न्यूट्रलाइज कर दी, उनके गुस्सा को ठंडा कर दिया, और वो जो यानी सख्त मौक़िफ़ उन्होंने लेना था वो ख़त्म हो गया। अब इसी तरह ये पीपल्स पार्टी के बगैर और पंजाब में नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप के बगैर ये APC कुछ नहीं है। बाकी पार्टियाँ बेशक पेशावर में और बलूचिस्तान में जलसे करते रहे, तो ये APC असल में एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, मैं चाहती हूँ कि आप हाँ या ना में मेरे सवाल का जवाब दें। क्या मौलाना फजलुर रहमान ये सब असेंबली में आने के लिए कह रहे हैं?
देखिए, सियासत में उन्होंने खेला है, पावर जो है वो JUI का देने का हिस्सा है, तो उन्हें पावर चाहिए। बिल्कुल, पावर हर पार्टी को चाहिए, उन्हें भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसीलिए तो शायद उन्हें ये शौक लगा, क्योंकि वो पेशावर में अपनी गवर्नमेंट बनाने के उसमें थे, यानी इरादा था उनका कि कम से कम KPK की गवर्नमेंट आएगी, तो वो नहीं आया, उन्हें सीट से हाथ धोना पड़ा, तो एक शौक है उनके लिए। तो जो कर रहे हैं स्टेट ऑफ शॉक में कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये तमाम पार्टियां ही कर रही है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। नाज़रीन, एक ब्रेक लेट करेंगे कि वज़ीर आज़म भी ऑपोजिशन का आ रहे हैं, यानी एक ब्रेक पर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। आरिफ हमीद भट्टी साहब, मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने अपने उम्मीदवार जिसको वो नामजद किया है वज़ीर आज़म के लिए, शहबाज शरीफ, उनको जरदारी साहब वोट देंगे? कैसा साउंड करता है, देंगे वोट? देखिए, वो तो जरदारी साहब के गले में पटा डाल के गलियों में घसीटते थे, एक नहीं दर्जनों शॉट्स आपके पास होंगे। वो कह रहे थे इन्होंने मुल्क को लूटा है, मैं इसको सक्खर की लाहौर की गलियों में घसीटूंगा। जरदारी साहब को भी पता है कि वो अपोजिशन में आके हुकूमत नहीं बना सकते। इमरान खान बादियुल नज़र में लग रहा है हुकूमत बना चुके हैं, बनानी नहीं, वो रस्मन एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो कर रहे हैं। जरदारी साहब ने कुछ अर्सा कबल कहा था कि हम शहबाज शरीफ को पंजाब भी नहीं देंगे। जरदारी साहब मेरा ख्याल है दूर अंदेश आदमी हैं और ज़रा अपना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा वाच करते हैं। इस वक्त अपोजिशन जमातें पुश कर रही थी, जरदारी साहब को माजी की निस्बत ज़्यादा सीटें मिल गई जो उनकी अपनी भी तवक्को नहीं थी। तो मैं समझता हूँ जरदारी और शहबाज शरीफ एक पेज पे ना थे ना है, सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए आए हैं कि इतना प्रेशर डाल सके कि एहतसाब का सिलसिला जो चल रहा है वो वक्ती तौर पे थम जाए। लेकिन अगर हुए उम्मीदवार आरिफ हमीद भट्टी साहब, तो जरदारी साहब को वोट देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी पंजाब में तो सपोर्ट कर नहीं रही है PMLN को, और दूसरी तरफ मुत्तहिदा अपोजिशन बना रहे हैं। ये किस तरह का मुकमुका है, मीनिंगलेस मुकमुका है, समझ ही नहीं आ रही। ये माल बचाओ मुकमुका है, लुटो कुटो फुटो तो नठो। आपको ये पब्लिक का इंटरेस्ट था ही नहीं। APC कॉन्फ्रेंस में कहीं ये नहीं लिखा कि लोगों को तालीम नहीं मिल रही, सेहत की सहूलतें नहीं मिल रही, बेरोजगारी है, इकानमी इतनी सख्त तबाह हो गई है, धांधली धांधली धांधली। ये जब 2014 का धरना था और उनमें आप इनकी तकरीरें दिखा लें, उस वक्त ये जमहूरियत के मामे बने हुए थे सारे के, जिस मुल्क में जमहूरियत के मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं, उस वक्त भी जमहूरियत का मफाद नहीं था। इनफैक्ट इस मुल्क में जब से आया मौलाना फजलुर रहमान ने तो अपोजिशन कभी देखी नहीं। वो कश्मीर कमेटी के बने, अब हाला शीदा ने जो कमेटी डाली है वो उसमें डाले कमेटी, और उसमें भी उनकी कमेटी नहीं निकलनी। अब मौलाना साहब की किसी पर्ची में नाम ही नहीं लिखा कि वो लिखे, लिहाजा अपने आप को तसल्ली देने के लिए महमूद खान चकदी का जो नैरेटिव था वो नहीं बिका। देखिए, फौज और अदलिया को गाली देने का नैरेटिव था नवाज शरीफ का, उसको कौम ने रिजेक्ट कर दिया है। आप PTI पहले 10-12 सीटें थी, अब उसने 60 से ज्यादा ले लिए। लेकिन आरिफ साहब, I'm sorry to cut you है, आरिफ साहब, इसमें एक बड़ा एक तज्जिया ये भी सामने आ रहा है कि पीपल्स पार्टी सबका हिस्सा तो है, लेकिन ये जो सब कहा जा रहा है, किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी ना इसका हिस्सा रहेगी ना इसे मटीरियलाइज होने देगी। ये सब सिर्फ वक्ती ही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी यही सूट करता है, ऐसा ही है। देखिए, यकीनन आने वाले चंद दिनों में APC खजा के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। ये इकट्ठी नहीं चल सकती, क्योंकि इनका एम रास्ता एक नहीं है, इनकी मंजिल एक नहीं है। जरदारी साहब इसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनको दोबारा सिंध मिल गया है, और सिंध एक बहुत बड़ी सोने की कान है जो अरसा दराज से उनके पास है। और नून लीग के फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के 80% चांसेस है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, 10 से 12 लोग 2 मीटिंगें अलग कर चुके हैं नून लीग के, क्योंकि जब खासकर वो समझ रहे हैं कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उन्हें 6-6 माह टाइम नहीं दिया जा रहा था, वुज़रा उनको नहीं मिल सकते थे, उनके साथ बदतमीजी की जाती थी, डांटा जाता था। तो इंडिपेंडेंट जो आते हैं वो तो इलाके में फैसला कमिटमेंट्स करके आते हैं कि मैं आपको ये वो सड़कें बना दूंगा, स्कूल बना दूंगा। उन्होंने तो हमेशा जो हुक्मरान जमात बन रही हो उसी की तरफ जाना होता है। मुझे खदशा है पीपल्स पार्टी, नून लीग तो छोड़ दे, नून लीग अपनी पार्टी नहीं बचा पाएगी, और आइंदा एक आधे महीने के अंदर अंदर सूबाई असम्बली में भी और कौमी असम्बली में नून लीग का आपको वाज़ फॉरवर्ड ब्लॉक नजर आएगा, जिसमें 2 साबका वज़रा भी शामिल होंगे, 2 साबका वज़रा भी शामिल होंगे। ठीक है, इसी पॉइंट को आगे ले जाते हैं। अहमद पंसोटा साहब, एक तो फॉरवर्ड ब्लॉक का खतरा है जो कि बहुत हद तक होता हुआ दिखाई दे रहा है PMLN के लिए, और दूसरा जो शहबाज शरीफ साहब के केसेस हैं, इन दोनों सिचुएशंस में अब तवज्जो तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन में अपना किरदार कैसे अदा करेंगे, और फिर केसेस को भी देखेंगे, और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक भी। देखिए जी, उनके जो केसेस हैं वो बड़े ही
डेंजरस किस्म के केसेस जो उनके अगेंस्ट हैं, बस मॉडल टाउन का केस है, प्लस उनको नैब समन कर रही है बार बार। सो नवाज शरीफ हैज़ टेस्टेड दिस मेडिसिन बिफोर इलेक्शंस। आई फील कि ये आफ्टर इलेक्शंस अब इन पावर शहबाज शरीफ साहब की बारी है और उनको देखना पड़ेगा। तो इनको सियासत बड़ी बुर्दबारी से और उस तरह करनी चाहिए जिस किस्म की तकारीर ये उस टाइम पे करते थे जब पीटीआई धरने का रोना और पीटीआई अदालतों में फिर रही थी कि ये धांधली हुई है। इनको प्रॉपर ऑपोजिशन करनी चाहिए, जो आइन में इनका तरीक़ाकार लिखा है उसके हिसाब से ऑपोजिशन करनी चाहिए। दूसरा, मैं इलेक्शंस पे कमेंट करना चाहता हूँ कि इलेक्शंस के बारे में कहा जा रहा है धांधली नहीं धांधली हुई, ये छोड़ दें कि हुई है कि नहीं हुई। आप ये देखें कि पाकिस्तान की अवाम इतनी एम्पावर्ड है कि वो किस चीज़ के लिए वोट कर रही है। उन्होंने एंटी मिलिट्री और एंटी पाकिस्तान नज़रिए को बिल्कुल रिजेक्ट किया, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, मैं एग्री करता हूँ। और साथ साथ जो तरीके इंसाफ की बातें जो कि अब उनका टेस्ट होगा, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने वोट किया। एक साइजेबल मेजॉरिटी बेशक ना मिली हो, लेकिन एक प्रेडोमिनेंट मेजॉरिटी ने उनको वोट किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लोग जो इस असेंबली को अपना ज़ाती जागीर बनाकर बैठे हुए थे, जिसमें मौलाना साहब हैं, अचकज़ई साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको उन्होंने रिजेक्ट किया। उनका नैरेटिव क्या था, उस नैरेटिव को उन्होंने रिजेक्ट किया। आप मुझे अगले 3, 4 साल, 5 साल जब तक ये असेंबली चलती है, एक एपीसी ऑन द इशू ऑफ एजुकेशन, ऑन द इशू ऑफ एनी अदर इशू दैट पाकिस्तान इज कन्फ्रंटेड विद, उस पर नहीं नजर आएगी। जब हमेशा एपीसी तब बुलाई जाएगी जब ऑपोजिशन को कोई प्रॉब्लम होगा, नंबर्स की जरूरत होगी या पॉलिटिकली गवर्नमेंट वीक हो रही होगी। लेकिन अहमद पनसोटा साहब, ईसीपी ने भी इंक्वायरी बिठा दी है धांधली के ऊपर। बिल्कुल जी, ईसीपी की इंक्वायरी बिठाना बनता है, बिकॉज आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 के तहत दे आर ड्यूटी बाउंड कि वो इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कराएं। ईसीपी ये काम करे तो समझ आती है और उनको करना भी चाहिए, बल्कि अगर वो ना करें तो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन इनको लेनी चाहिए। इनके लिए तो ऑलरेडी सेट रूट है जो इमरान खान ने फॉलो किया था, ये उसी रूट को फॉलो करें, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लें, बेशक कमीशन फॉर्म करवाएं, वो साइड बाय साइड चलें, बट टिल सच टाइम कि वो सारा कुछ नहीं होता, स्टार्ट में ही सिस्टम को एट हॉल्ट कर देना, इकोनॉमी के ऊपर बात ना करना, आपका फ्यूचर जो है पाकिस्तान की टेररिज्म पे क्या स्ट्रेटजी है उस पे बात ना करना, दिस इज नॉट राइट। बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे निकलता है इनके जवाब से कि हमने देखा जाना चकज़ई साहब, ईसीपी ने इंक्वायरी बिठाई लेकिन उससे पहले एपीसी हुई, उन्होंने कोई तहकीकात का मुतालबा नहीं किया, बल्कि पीपल्स पार्टी की तरफ से पहले बयान आया था कि हमने अपनी कमेटी बना दी, हम इंक्वायर करेंगे। तो ये सियासी मुकाबला ज़्यादा लग रहा है क्योंकि तहकीकात का मुतालबा नहीं किया गया ना। इंटरेस्टिंग। देखिए, तहकीकात इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। ये इक़्तिदार में थे तो जमहूरियत थी, तो आवाम की राय का इजहार हुआ था, इनकी फैमिलीज़ थी। आज इक़्तिदार में नहीं है तो जमहूरियत भी इनके लिए ख़तरे में है, इनकी फैमिलीज़ भी ख़तरे में। असल में जमहूरियत के नाम पे ये पिछले 40 साल से मुख्तलिफ़ लेवल पे पावर में है, वो इंजॉय कर रहे हैं। इनके ख़ानदानों को उन्होंने सेकंड जनरेशन को ट्रांसफ़र किया है ये पावर, और ये समझते थे कि अपने आबाई इलाकों में लोग उनके ग़ुलाम हैं और वो कभी भी जुर्रत नहीं करेंगे कि इनके ख़िलाफ़ भी वोट डालेंगे। इनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट वोट आया है, जिससे मैं प्रोटेस्ट वोट करता हूँ, चाहे वो कराची है, चाहे वो KBK की जनूबी अजला है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो पंजाब में नॉर्थ या साउथ है। वहाँ पे लोगों ने बहरहाल बयानिया PTI का एक्सेप्ट किया या इनके खिलाफ प्रोटेस्ट वोट दिया है। अब इन्हें नज़र आ रहा है कि चूंकि इन्हें 5 साल वाकई इख्तलाफ में गुजारने पड़ेंगे, आउट ऑफ द पावर गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी अपनी ज़ाती गाड़ियाँ तक नहीं है, इन्हें पेट्रोल भी सरकार से लेते हैं, अकोमोडेशन भी सरकार से। सूरत हाल के बावजूद अपोजिशन का 68 नंबर है सेनेट में, सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आ जाए तो फिर मैं नहीं समझता कि अदम एतमाद आएगा। मैं अभी आपके प्रोग्राम में ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ना जरदारी साहब पीपल्स पार्टी, ना बिलावल साहब शहबाज शरीफ साहब को वोट देंगे असेंबली में, और ना वो सेनेट में कोई नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे। नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए जो एक सिंकिंग बोट है पीपल्स पार्टी के लिए, वो कभी भी इस मौजूदा सेटअप को अपसेट नहीं करेंगे, बल्कि वो चाहेंगे कि इमरान खान किसी लेवल पर इंगेज करें। और आज भी अगर इमरान खान इन्हें इंगेज करें तो मैं ये भी कहने के लिए तैयार हूँ कि शायद पंजाब में उनके जो 6 वोट हैं और मरकज़ में अनकंडीशनली जमहूरियत के नाम पे ये इमरान खान को भी सपोर्ट करे। ठीक है, लेकिन जो सपोर्ट आरिफ हमीद भट्टी साहब मिली है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, वो कितनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलती रहेगी? क्योंकि आपको पता है कि MQM चाहे वो कितने भी धड़ों में तकसीम हो जाए, बड़ी डिमांडिंग जमात और बार बार नाराज़ भी होती रही बाजी पे। और बतूल कहते हैं ना, मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, औरतों को नहीं होती। तो वो भी एक गैर शरई शादी हुई है तहरीके इंसाफ और MQM की। ये चल ही नहीं सकते। माजी में हम जो एक दूसरे के बारे में इल्ज़ाम कर रहे हैं, कल तो वो दहशतगर्द थे, बत्ताखोर थे, कब्जा ग्रुप थे, अगर थे उनके इल्ज़ामात के मुताबिक, तो इमरान खान साहब आपके पास कौन सी ड्राई क्लीन की दुकान है कि रातों रात आपको वोट देने वाले इमाम मस्जिद बन जाएंगे? सियासत में इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। देखिए, गुजारिश है कि 40 साल से ये दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इस कौम को बेवकूफ़ बना रही थी।
40 साल बाद इनका तिलस्म टूटा है। और ये इमरान खान की मजबूरी थी, MQM के पास ना जाते तो ऑप्शन कोई नहीं था। जो उन्होंने डिमांड दी है वो पूरी कर ही नहीं सकती फेडरल हुकूमत, कुछ मसाइल उनके सूबाई हैं जिसका पीपल्स पार्टी के पास हाल है, वो इमरान खान साहब के पास खाली नहीं है। बहरहाल वो पीपल्स पार्टी के भी ठुकराए हुए थे, उन्हें भी काफ़ी देर हुकूमत से बाहर रह के उनको नींद नहीं थी आ रही। जब से अल्ताफ हुसैन साहब गए हैं MQM कई हिस्सों में बढ़ चुकी है, आज भी वो एक नहीं है। आज भी जो सारे APC में बज़ाहिर इमरान खान से मिलने गए हैं तो वो एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं थे। फारूक सत्तार साहब खुद कहते हैं कि हमें इन्होंने हरवाया है। तो मैं नहीं समझता कि ये अपोजिशन में कोई इतना वजन है। और दूसरी बात जो अहमद साहब ने फरमाई, पीपल्स पार्टी किसी तौर पर भी नून लीग के साथ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उन्हें पता है कि अगर नून लीग के साथ जाते हैं तो उनका सियासी फ्यूचर आगे खत्म हो जाएगा, दफन हो जाएगा। बिलावल ने जो एनर्जी थोड़ी सी पार्टी को दी है, नून लीग के साथ जाके वो फिर डैमेज होंगे और सिंध में भी आइंदा हुकूमत बनाने के काबिल नहीं रहेंगे। एक और सवाल, ये चंद दिन APC का शोर मचेगा। एक और सवाल करने का मौका दीजिएगा। आरिफ हमीद भट्टी साहब, MQM ने यह भी कहा है कि कराची ऑपरेशन के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने इमरान खान के साथ या उनके वफ़द के साथ मीटिंग में अपने कराची ऑपरेशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आपको लगता है कि ये इस चीज़ को वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट उसी तरीके से हैंडल कर लेगी जिस तरह से MQM चाहती है? देखें, गुजारिश ये है, कराची ऑपरेशन आपको याद है 15 से 20 लाशें रोजाना गिरती थी, लोग बाहर रोड पे निकलते थे। पाकिस्तान का दिल था कराची, लोग अपना मोबाइल हाथ में नहीं पकड़ते थे। तो इमरान खान ने ना ऑपरेशन शुरू किया, वो फौज ने किया, उसका रेंजर को क्रेडिट जाता है, ना रेंजर इस मसले में किसी की बात सुनेगी। याद रख लें, ऑपरेशन कराची क्रॉस दी बोर्ड जारी रहेगा और बहुत जल्द बल्दिया फैक्ट्री कराची वाला इशू दोबारा उजागर होगा और उसके मुल्ज़मान आएंगे और उसी पर ही MQM मौजूदा जो बज़ाहिर लाहौर पाकिस्तान है वो इख्तलाफात का शिकार हो जाएगी हुकूमत के साथ, क्योंकि उनके सरकर्दा आदमी उसमें मुलव्वस है। मैं समझता हूँ ये अननेचुरल लाइंस है, अननेचुरल है, लेकिन इस वक्त है। अहमद पंसोटा साहब, डिलिमिटेशन के हवाले से भी, कराची ऑपरेशन के हवाले से भी, कराची पैकेज के हवाले से भी, ये तमाम मुतालबात हैं जो MQM ने सामने रख दिए हैं। मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले लूँ, फिर आपका इस पे जवाब लूँगी कि इत्तेहाद बनता हुआ नज़र तो आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा फरमाइशें हैं इस इत्तेहाद में। एक ब्रेक पे वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, बात हो रही है हुकूमत साजी के हवाले से उठने वाले सवालात के बारे में। अहमद पंसोटा साहब, ये बताइएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुतालबात कितने नाफिजुल अमल होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और वो इस वक्त अपोजिशन में है PTI के खिलाफ? मैं समझता हूँ जी कि बड़ी ही अनरीजनेबल डिमांड्स हैं। उसकी वजह यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड है वो डिमांड्स कर रहा है जहाँ पर उनकी जान फंसी हुई है और उसके हिसाब से अलाइंसेस बन रही हैं। MQM की इस वक्त जान जमहूरियत से ज़्यादा रेंजर्स के हाथ में है और वो समझते हैं कि रेंजर्स को चूंकि फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो हम इमरान खान साहब के साथ चले जाएं। दूसरी, डीलिमिटेशन, उनको लगता है कि शायद डीलिमिटेशन ना होती तो लैंडस्लाइड विक्ट्री ले लेते। बिल्कुल कह रहे हैं, दुरुस्त, डीलिमिटेशन की ही इस तरह गई थी कि उनको फायदा होता तो वो चले गए फेडरल गवर्नमेंट के साथ। आगे चलते हैं, मौलाना साहब, वो जमहूरियत की उनको है, बिकॉज इसलिए कि जमहूरियत ऐसी उनको पसंद ही नहीं जिसमें वो पावर में नहीं आ सकते। PMLN आज चुप कर जाए अगर उनको ये बता दिया जाए कि आपको पंजाब हुकूमत सुबह इमरान खान साहब बनाने की इजाजत देते हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि अगला कोई बयान ही नहीं आएगा, बल्कि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाबी में जिस तरह हम कहते हैं तरले तक किए हैं। मैं इन सबसे सवालात ये पूछना चाहता हूं कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं उसमें पहले दिन जो आके ऑपोजिशन का काम होता है वो शेडो कैबिनेट देते हैं कि जी आपका फाइनेंस मिनिस्टर ये, हमारा ये होगा, आपका ये, हमारा ये होगा। अभी तक कोई शेडो गवर्नमेंट, कोई शेडो फॉर्मेट या ये बताया जाए कि जी ये हमारी डिमांड्स हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ये काम ना किया तो हम उनके खिलाफ बाहर निकलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट काम इनके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होना चाहिए कि ये इमरान खान साहब का जो 100 डेज का एजेंडा है जो कि बहुत डॉन्टिंग और बड़ा मुश्किल है, दे शुड ट्राई एंड गेट इट इन्फोर्स्ड, क्योंकि अगर वो एजेंडा इन्फोर्स हो जाता है तो पाकिस्तान की बेहतरी है और अगर वो नहीं होता तो इनको किसी वॉकआउट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अवाम रिजेक्ट कर देगी। लेकिन बातें वही हो रही हैं, रेंजेस, डीलिमिटेशन, जमहूरियत, पंजाब गवर्नमेंट, ये बातें आपके सामने आ रही हैं। लेकिन एक क्रेडिट MQM को जाता है कि वो शेडो बजट जरूर देते थे। वो बजट के हवाले से MQM का होमवर्क हमने खुद विटनेस किया हुआ है, वो कितना मटेरियलाइज होता था यानी दूसरा सवाल है, लेकिन शेडो बजट आता ज़रूर था। आप तीनों के लिए एक सवाल है, आपसे बाई बाई जवाब लूँगी कि शहबाज शरीफ अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं तो वो कैसी ऑपोजिशन करेंगे, मुफाहमत की करेंगे या जारयाना करेंगे?
मेरे ख्याल में तो पहली बात हुई है कि उन्हें पता नहीं, अगर वो नैब के केसेस से बच के जल्द निकलते हैं, अगर वो मॉडल टाउन से बच के निकलते हैं, मेरा तो ख्याल है कि वो नैब के केसेस में अरेस्ट हो जाएंगे और मॉडल टाउन के वाक़े में भी उसके खिलाफ तहकीकात होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि वो असेंबली में बैठेंगे, अपोजिशन करेंगे। वो मैं देख रहा हूँ कि वो अडियाला जेल अपने भाई के पास जाने वाले हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि वो एक सॉफ्ट यानी एक ऐसे कंप्रोमाइजिंग शख्सियत हैं कि वो कभी स्टैंड नहीं ले सकते हैं। देखिए, लीडर्स स्टैंड लेने में लीडर बनते हैं। उन्होंने भाई को भी डबो दिया, उन्होंने कहा मैं लाखों लोगों को लाहौर एयरपोर्ट लाऊंगा, नवाज शरीफ को कहा कि आप आ जाएं, लेकिन जब आ गए उन्होंने जो है वो रैली का रुख ही मोड़ दिया। तो इस तरह उन्होंने नून लीग को सियासी तौर पे दफन कर दिया, उनके कारकुन डिमोरलाइज, ये वोट इसी तरह इन्होंने हारा। आज आप देख रहे हैं कि वो असल में लीडर नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, इसीलिए तो नून लीग जो है वो इनकी लीडरशिप में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या शहबाज शरीफ का नैरेटिव उनके काम नहीं आया? नहीं, देखें, शहबाज शरीफ ने अपने भाई से हट के एक नैरेटिव बनाया। भाई अदारों को बुरा भला कह रहा था, हमारी अदली और हमारी फ़ौज को, जो हमारी सरहदों की सलामती की ज़मानत है, जो इंसाफ के हसूल की एक उम्मीद है, उन्होंने उसको भी बाइकाट किया। उन्होंने जैसे अभी फरमाया कि वो 17 घंटे लगा के लंदन से 9 घंटे लेट अबू धाबी रह के नवाज शरीफ साहब लाहौर पहुंच गए। वो लोहारी से 15,000 का मजमा लेके एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच सके। तो मैं समझता हूँ सानिया मॉडल टाउन के इतने शायद हैं कि जिससे शहबाज शरीफ साहब का बचना, मुझे तो बादिउल नज़र में 1% भी नज़र नहीं आ रहा। 56 कंपनियां मेट्रो और ट्रेन पे भी दे दिया है। तो मेरे ख्याल में तो नवाज शरीफ गुनगुना रहे हैं, अडियाला अखियां उड़ीक दियां नाले दिल वाजा मारदा, आजा परदेसी आ तेनू वास्ता ही प्यार दा। तो मेरा ख्याल है अपने भाई को शहबाज शरीफ को अडियाला में देख रहे हैं और वो बाकायदा गुनगुना रहे हैं। तो शहबाज शरीफ को अपोजिशन करने की बजाय मेरा ख्याल है अडियाला में सोच लेना चाहिए अभी से, गर्मी में किस तरह रहा जाता है, बगैर प्रोटोकॉल के किस तरह रहा जाता है। मैं नहीं उन्हें अपोजिशन में एक कामयाब लीडर देखता, जो फ्यूचर मैं देख रहा हूँ। और दूसरी बात, जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ 25 के बाद, मुझे नहीं पता वो पहला इमरान खान या चेंज हो गया। ना वो करप्शन पे कंप्रोमाइज करेगा, ना टेररिज्म पे कंप्रोमाइज करेगा। चाहे उसकी हुकूमत जानी भी पड़े तो वो हुकूमत की कुर्बानी दे देगा। वो करप्ट लोगों को कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं देगा। ये मेरी असेसमेंट है, लेकिन ये असेसमेंट है मेरी 25 जुलाई तक की। होपफुली आई होप ऐसा हो, क्योंकि मुल्क को ज़रूरत इसी चीज़ की। अहमद पनसोटा साहब, आप भी मुख्तसरन जवाब दीजिएगा, फिर मुझे एक और बड़े इंटरेस्टिंग मौजूद की तरफ जाना है। शहबाज शरीफ साहब जेल जा रहे हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन बन रहे हैं, क्या हो रहा है? मैं समझता हूँ जी, जो मॉडल टाउन का केस है, चूंकि उसमें आई एम ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द अक्यूज पर्सन्स, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट केस है इनके लिए। प्लस इनको स्पेशल अलाउंसेस मिली हैं जजेस की तरफ से, जो इनका नाम निकाला गया था, शायद वापस नाम आ जाए और ट्रायल में इनके खिलाफ मामला काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने इस असेंबली को एक ग्रेसफुल और प्रॉपर असेंबली बनाना है, तो आई सीरियसली वांट कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बिलावल आए, ताकि इमरान खान को ही शुड पुट हिम ऑन हिज टोज। अगर आसिफ जरदारी उधर से शहबाज शरीफ साहब आएंगे, तो वो तो किसी तरह मैं नहीं समझता कि मुकाबला हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। यू नीड समबडी लाइक बिलावल। हमारे 100 डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बट वो वाहिद आदमी है जिसका अभी तक एक पढ़ा रखा नैरेटिव था, जो एटलीस्ट इंटरनेशनल मीडिया को भी आप सेल कर सकते हैं। बाकी उनकी जमात से हमें बहुत इख्तलाफात हैं, बट एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आई थिंक ही इज द बेस्ट चॉइस। लेकिन ड्राइविंग फोर्स बिलावल की वो खुद नहीं है, क्या वो खुद है? अगर तो खुद हों, ऑन दैट असम्पशन मैं ये बात कर रहा हूं। अगर वो खुद हों तो वो क्या खुद होंगे जाना चकजई साहब? मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब जब तक हैं उनको तमाम अख्तियारात नहीं मिलेंगे। जरदारी साहब का विजडम, सियासी तजर्बा, उनकी जो मैनूवरिंग है, उनकी बैक डोर डिप्लोमेसी, उनकी ड्राइंग रूम स्किल्स, ये अनप्रेसिडेंटेड है। आज अगर आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की जो भी पोजीशन है वोट बैंक में, वो जरदारी की वजह से, बिलावल की वजह से नहीं है। ठीक है अहमद, आरिफ हमीद भट्टी साहब, इसी पे आपका जवाब। ऑल्दो मुझे एक और मौजू पे जाना है, बट आई रियली वांट टू हैव योर रिएक्शन ऑन इट। देखिए, मैं समझता हूँ आज बिलावल भट्टो को बालिग होने ही नहीं दिया जा रहा, वो जरदारी नहीं होने दे रहे जा रहे। अगर अहमद साहब ने जो बात की है, ये पीपल्स पार्टी की फेवर में, अगर वो बिलावल को इंडिपेंडेंट करके अपनी सोच का गुलाम छोड़ के अगर असेंबली में भेजते हैं, तो उनके ऊपर करप्शन का कोई बैगेज नहीं है। वो मेरा ख्याल है अच्छी अपोजिशन कर सकते हैं। लेकिन जरदारी साहब पर जो FIA की तलवार लटक रही है, बहुत बड़ी रुकावट है कि वो बिलावल को इंडिपेंडेंट करने भेजे। बिलावल कैसे अपोजिशन करेगा कि उसका वालद और उसकी पुप्पो सुबह FIA में बुलाई और किसी भी दिन उसको बैठा लिया जाए? तो अगर पीपल्स पार्टी अपनी सर्वाइवल जमात की चाहती है, तो उन्हें बिलावल को लाना होगा। अगर उनके दुनियावी कोई मफाद हैं अपने जरदारी साहब के, तो वो फिर अलग स्ट्रेटेजी बनाएंगे।
बहरहाल अगर बिलावल आते हैं तो उनका करप्शन के ना बैगेज होने की वजह से एक अच्छी अपोजिशन दुनिया को देखने मिलेगी और हुकूमत भी बेहतर काम कर सकेगी। अगर अपोजिशन अच्छी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, आपकी खामियों की निशानदेही करती है, तो हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होती है, अगर उन्हें इस्लाह का शौक हो तो। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस शरफ गद्दारी केस के बारे में बात करेंगे। एक ब्रेक, वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। 20 अगस्त को समाअत है संगीन मुशर्रफ गद्दारी केस के हवाले से, और इस केस के हवाले से जो सबसे अहम सवाल ये उठ रहा है पिछले कई सालों से मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में भी, कि ये गवर्नमेंट की सवाबदीद है, और अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सवाबदीद होगी कि वो इस केस को कैसे हैंडल करते हैं, कितना तगड़ा प्रोसिक्यूटर लगाएंगे, कितने संजीदगी से फॉलो करेंगे, करना चाहेंगे भी या नहीं। लेकिन 2007 की एमरजेंसी में इमरान खान ने जनरल मुशर्रफ के बारे में क्या कहा था, पहले आपको वो सुनाते हैं। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, हमने ये जो पुलिस वालों से भी हम पूरी तरह इनको इंसाफ के कटारे में खड़ा करेंगे और ये जनरल मुशर्रफ को भी करेंगे। अब चूँकि बहुत एक्सटेंसिव इंटरव्यू था, लेकिन उसमें उन्होंने जो बात कही उसकी तफसील मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ कि 2007 की इमरजेंसी में जब इमरान खान के घर पे भी छापे मारे गए, उन्हें रूपोश होना पड़ा, उन्हें छुपना पड़ा, तो उस वक्त उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था हामिद मीर साहब को, उसमें उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वो पुलिस वालों को अगर आप निकाल भी दें तो जनरल मुशर्रफ के बारे में पर्टिकुलरली उन्होंने कहा कि उनको इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। तो इसको आप कुछ भी समझें, बट मैं ख्याल है दिस इज़ द टाइम when इमरान खान हैज़ टू मटीरियलाइज हिज वर्ड्स। ऐसा ये जानना चाहिए। देखिए, इमरान खान साहब अगर नवाज शरीफ साहब नहीं हैं, नवाज शरीफ एक ज़िद्दी आदमी थे, उनका एक पर्सनल इशू था मुशर्रफ साहब के साथ, तो इसीलिए वहाँ पे हमें बायस नज़र आया जब वो केस उनके खिलाफ रजिस्टर कर रहे थे, जब अदालती कार्रवाइयाँ हो रही थी, तो प्रोसिक्यूशन का केस एक तासुब पे मुबनी मुकदमा था। अब पाकिस्तान के इंसाफ का निज़ाम बड़ा इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो भी केसेस हैं उन्हें आने चाहिए, और इंसाफ न सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए। ये ना हो कि कोई भी हुक्मरान, चाहे वो आप इमरान खान साहब बनने जा रहे हैं, वो पर्सनल इसको यानी अपने बायस के मुताबिक अपनी वेंडेटा या बदला लेने के नुक्ता नज़र से इसको आगे बढ़ाए, या उस वक्त के नवाज शरीफ साहब थे जो कर रहे थे। तो अगर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में इतमाद है, इंडिपेंडेंट है, अपने तरीके से वो अपनी केस को हैंडल करती हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये केस आना चाहिए। लेकिन इस वक्त तक मुशर्रफ साहब का जो बयानिया था वो सही था कि उन्हें इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, बिलखसूस नवाज शरीफ साहब के दौर हुकूमत में। अब ये चैलेंज है कि इमरान खान साहब इस केस को किस तरह हैंडल करते हैं, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब के लिए भी एक बयानिए के तौर पे वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे सवालात उठाते हैं कि जी आप मुशर्रफ साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप सिर्फ जो है हमें खोजते रहते हैं, हमें आप सज़ाएँ देते हैं। तो यकीनन हमारे अदालती निज़ाम का भी एक चैलेंज है कि वो किस तरह इस केस को हैंडल करते हैं। ठीक है, आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप बताइएगा कि क्या परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज है? देखिए, चैलेंज तो बज़ाहिर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं नहीं समझता वो इसको लेके चलेगी। मेरे ख्याल में परवेज़ मुशर्रफ साहब जिस अदारे के थे, उस अदारे ने उनको 6 महीने पहले एक मैसेज भेजा था, पाकिस्तान ना आएँ, पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद हो गई है, हम आपकी फेवर नहीं कर सकेंगे। उन दिनों में बात भी चली थी, फिर मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया था, उस पर उन्होंने बाद खदशात का इजहार किया था। मेरा ख्याल है परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान नहीं आएंगे, इनकी कागजी तौर पर वो इश्तिहारी कर देंगे, रेड वारंट जारी करेंगे, वो तो हमने अल्ताफ़ सैन के भी किए हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ पीछे चलेगी। गो कि उनको मार्शल लगाने की सज़ा होनी मिलनी चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। जब तक अकाउंटेबिलिटी क्रॉस दी बोर्ड ना हो, हमेशा नफरत को जन्म देता है सिलेक्टेड एहतसाब। लेकिन मैं नहीं समझता कि मुशर्रफ साहब को लाना इतना आसान होगा। जो मेरी इतला है, इसमें मेरी खबर भी है कि वो नहीं आएंगे पाकिस्तान। और क्या इमरान खान की हुकूमत कोशिश करेगी? इमरान खान की हुकूमत मेरा ख्याल है गुफ्तगू की हद तक कोशिश करेगी, लेकिन उनका मेन फोकस पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करना और किए गए अवाम से वादों की प्रायोरिटी होगा। लेकिन अगर वो उसको ले आते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि जिस डिक्टेटर के बारे में उन्होंने कहा था इसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लेकिन बज़ाहिर इसके आसार मुझे नज़र नहीं लगते, क्योंकि जिससे लाना है उन्हीं की मदद से तो खान साहब खुद आए हैं। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। ओके, एजाज़ अवान साहब ने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। एजाज़ अवान साहब, आपसे सर मैं वो एनालिसिस शेयर करना चाहती हूँ जो अकरम शेख साहब ने किया, और उन्होंने कहा, जो साबिक प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने कहा कि अगर आने वाली हुकूमत गद्दारी केस वापस लेती है तो ऐसा कोई भी अमल मुल्ज़िम की मदद करने के मुतरातिफ होगा।
जी देखिए, कोई भी जब मुकदमा वापस लिया जाता है या कोई ऐसी रिकंसिलिएशन होती है तो उसके कोई या पॉलिटिकल अजाइम होते हैं या कोई और वजह बनती है जिसकी वजह से ऐसा किया जाता है। तो बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब का पहली बात यह है, उन्होंने ये केस रजिस्टर नहीं करवाया। जो रजिस्टर करवाने वाले थे वो अभी खुद जेल में पड़े हैं और गवर्नमेंट अपोजिशन में बैठी है। तो अगर वो केस अदालत ने शुरू किया है तो ये चलेगा और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे या स्टेप बैक करेंगे। उनका हमेशा से स्टांस यही रहा है कि अगर मेरी पार्टी का कोई आदमी है, वो जुडिशियल सुप्रीमेसी में बिलीव करते हैं और उन्होंने यही कहा था कि अगर अदालतें मेरे किसी पार्टी के आदमी को बुलाती हैं या खुद मेरी जात को बुलाती हैं तो मैं अदालत में खुद हाजिर होऊंगा और एहतसाब मुझसे शुरू होगा। तो मुझे नहीं लगता क्या सराहियां करने से या उससे क्या ये सब चीजें सामने आ जाएंगी। इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट फ्यू डेज और इनिशियल 100 डेज में या पहले 2 महीनों में बादल साहब आनी शुरू हो जाएंगी। तो एक्सपेक्टेड यही है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अहमद मंसूर साहब, आप बताइए, इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है जी कि जो मुशर्रफ साहब के ऊपर इस वक्त इल्ज़ामात हैं आइन की एब्रोगेशन का, उसकी मौजूदगी में अगर इमरान खान साहब आके ये कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल मुनासिब कदम होगा और ना ही वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं जितना उन्होंने मॉरल हाई ग्राउंड लिया हुआ है। और वो कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ जाएगा अगर वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर नहीं अपॉइंट करते या लोग अपॉइंट नहीं करते। दूसरी बात एक जो बार बार इस्टेब्लिश किया जाता है कि गालिबन मिलिट्री इसके पीछे है और उनको प्रोटेक्ट करती है। मिलिट्री में एक साबका चीफ ज़रूर उनको पसंद करते थे, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन ये है कि आपके 3 साबका चीफ जो हैं वो दे आर अंडर ट्रायल। कियानी साहब, परवेज़ मुशर्रफ और तीसरे हैं असगर खान केस में जनाब बेग साहब। सो ये कहना कि आर्मी अंडर ट्रायल नहीं है वो गलत है। आर्मी का भी ट्रायल हो रहा है और उनमें जर्नलों को जो करार वाक़ई सजा है वो मिल रही है। सो यहाँ पर मिलिट्री उनको सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंट मिलिट्री रजीम एंड द एस्टैब्लिशमेंट जो भी आप उसको कहें इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट जनरल परवेज़ मुशर्रफ, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। उन्होंने आइन तोड़ा हुआ है, जिस आइन के तहत मिलिट्री, गवर्नमेंट, हर इदारा रेगुलेट होता है, उस आइन को तोड़ना वैसे ही हाई ट्रीजन है। सो मैं समझता हूँ कि इमरान खान चाहें भी तो ये काम नहीं कर सकते। नो डाउट उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मजबूरियां हो सकती हैं, बट फ्रॉम द टॉप लीडरशिप ऑफ मिलिट्री बिल्कुल किसी किस्म की ऑपोजिशन नहीं होगी, बल्कि सपोर्ट होगी अगेंस्ट एनीबडी जिसने मुल्क का आइन या कानून तोड़ा है। लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपने एक जुमला बोला है कि जिन्हें उन्होंने माजी में सपोर्ट किया उन्हीं को खान साहब लेके आए हैं, क्या ऐसा ही कहा है ना सर आपने? मैंने बहुत कुछ कहना है लेकिन मैं 2 महीने देना चाह रहा हूँ। नई हुकूमत को बदकिस्मती है। तो आपने अब आप एक जुमला बोले तो उस पर कायम तो रहे ना। अभी आपने एक जुमला बोले फिर कह रहे मैं 2 महीने का वक्त देना चाहता हूँ, या यू टर्न तो ना लेना। नहीं, मैंने कब कहा? मैं उस जुमले से मुनरफ तो नहीं हुआ। आपको किसने कहा? इतनी अल्लाह के हुक्म से किसी की ताकत नहीं है कि मुझे मेरी कई जुबान से पीछे कर दे। बात तो सच है, मैं अब भी कह रहा हूँ, लेकिन ये मुशर्रफ को लाते या नहीं लाते, मेरी इन्फॉर्मेशन है इमरान खान इस पे इतना फोकस नहीं करेंगे। मादी में तो उन्होंने ये भी बोला था इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, एमक्यूएम के बारे में जो कहा था वो भी नहीं होना चाहिए, इलेक्टेबल की सियासत नहीं होना चाहिए। ये मादी के बड़े हिस्से हैं। मैं पिछले 3 दिन से ना पिछले 5 साल के क्लिप्स इकट्ठे कर रहा हूँ, लेकिन वो किसी टाइम यकीनी का बात है। खान साहब अल्लाह करे डिलीवर करे, हमारी ख्वाहिश ये है कि वो डिलीवर करे और चलाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है आरिफ साहब, हमारा काम यही है। ठीक है आरिफ साहब, मुझे रहमान मलिक साहब ने ज्वाइन किया है चलास इंसिडेंट के हवाले से। सेनेट की कमेटी ने इसका नोटिस भी लिया। रहमान मलिक साहब, ये क्यों ये वाक़यात हुए, फिर बच्चियों के स्कूलों पे हमले करना, ये कितना तशवीशनाक है और आप ये किस चीज़ का साइन है? मैं भट्टी साहब बोल रहे थे तो मुझे उनकी बातें बड़ी अच्छी लग रही थी। अगर मैंने आवाज़ उनकी रिकॉग्नाइज की है तो मैं समझता हूँ भट्टी साहब बिल्कुल ठीक बातें कह रहे थे। उन्होंने जो बात की उसको मैं एंडोर्स करता हूँ कि आने वाले वक्त में देखते हैं कि इमरान खान साहब कैसे डिलीवर करते हैं। जी जो चलास में हुआ वाक़या, देखिए मैंने 2.5 साल पहले ये अर्ज किया था कि पाकिस्तान में दाइश मौजूद है। पिछली गवर्नमेंट ने मुझे निगेट किया, डिनायल मोड में चले गए कि कोई नहीं दाइश, और आपने देखा कि दाइश ने वाक़यात भी किए, टेररिस्ट इंसिडेंट को कबूल भी किया, उनको क्लेम भी किया। अब ये जो वाक़या हुआ ये मेरे लिए नहायत परेशान कौन है, क्योंकि ये वाक़या हुआ शायरा रेशम के दोनों तरफ, क्योंकि शायरा रेशम हमारी एक पूरी लाइफ लाइन है विद सी पैक, और चाइना के साथ इस वक्त हमारा जितना ट्रेड हो रहा है वो हमारे लिए, मैं ये समझता हूँ कि जो वर्ल्ड पावर्स
भी बातें कर रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पे बात की, मोदी ने बात की। तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा पैगाम है कि जो ये CPAC को डिस्टर्ब करना चाहती है कोई फोर्स। तो इसलिए हमारी हुकूमत को देखना चाहिए। मैंने शो वोटो इसलिए लिया है कि 12 स्कूल जल जाते हैं, खुदारा किसी को ये सोचने की या उसको पकड़ने की या उसको देखने की हिम्मत नहीं हुई। 12 स्कूल जल रहे हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा नहीं था, इसका कोई बंदा नहीं था, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं थी कि 12 स्कूल 1 बाय 1 जला दिए गए हैं और एक्शन नहीं हुआ। इसलिए मैंने इसको चीफ सेक्रेटरी की और IG की एक्सप्लेनेशन कॉल किए को आए और बताए इस वाकया को ये रोक सकते थे। अगर पहला वाकया हुआ था तो बाकी एक्शन क्यों नहीं हुआ। लेकिन मैं इसको कहूंगा कि ये डैश की TTP की और जो अलकायदा की एक मुश्तरका महाज बन चुका है, ये इसका हिस्सा हो सकता है और ये डिस्टेबलाइज करने को और हमारे मंसूबे को जो कि CPAC का है, इसको इन्फ्लिक्ट करने के लिए ये कोई ना कोई ताकत इसमें शामिल हो सकती है। ठीक है रहमान मलिक साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि आप वो चलास के मौजू पे यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो हट के आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? मेरे से आपसे वादा हुआ था कि आप इसमें बात करेंगी, बस कोई नहीं, भट्टी साहब बैठे हैं तो मुझे खुशी होगी कि अच्छा भट्टी साहब थैंक यू। चलिए इजाज़त तो मिल गई उनकी वजह से। आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद क्यों नहीं थे APC में? बिलावल क्यों नहीं थे? जी आप मुझे समझ नहीं आती कि जब लीडरशिप किसी को डेजिग्नेट कर देती है कि, और हमने सबसे पावरफुल डेजिग्नेट किया डेलीगेशन जिसमें फार्मर स्पीकर, 2 हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक फार्मर हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये सारे वहाँ मौजूद थे और ये अपने लीडर की मैंडेट लेके आते हैं। लेकिन लीडर मौजूद, लीडर का जो इम्पैक्ट था रहमान मलिक साहब, वो शीरी रहमान साहिबा को तो नहीं है ना, माजरत के साथ? नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं? मैंने आप पार्टी को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ पास्ट में और अभी भी मैं करता हूँ बहुत सी जगहों पे। हमें एक इंस्ट्रक्शन होती है कि अपने इस चीज को इस तरह लेकर चलना है। तो मेरा हाल ये कहना है कि आसिफ जरदारी वहाँ पर मौजूद नहीं थे तो APC में पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैं बिल्कुल इससे डिफर करता हूँ। और वैसे भी जब हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी इसी APC के सिलसिले में, प्री मीटिंग की हमारी कोर कमेटी की, तो उसमें जरदारी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन रहमान मलिक साहब, आई एम सॉरी टू कट यू, क्या आप लोग सेफ प्ले कर रहे हैं या रियल ऑपोजिशन करेंगे? नहीं मेरा फेक तो आपका मफरूजा है और बाकी आपके सामने है। अगर जब स्पीकर हमने फील्ड कर दिया है, पूरी मीटिंग हुई है और ये सबके साथ जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको मफरूजे के तौर पर फेक कह सकती हैं तो मोहतरमा मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।